माय न्यूज इंडिया के दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन भगवान राम अयोध्या पहुंचे थे और आज के दिन मैं अपने दर्शकों को सीधा लोकतंत्र पहुंचाना चाहता हूं। अब देखिए, ठीक उसी तरह जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भगवान राम की उंगली पकड़ करके अयोध्या पहुंचाया था, ये ना फोटो वायरल हुआ था। इस पर आपत्ति नहीं जताई जाएंगे इन लोगों के द्वारा, लेकिन मैंने आपत्ति जताई थी राम मंदिर वाले वीडियो में, जाके देख सकते हैं। आज मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि मैंने एक वीडियो बनाया था कि मनमोहन सिंह बेटर हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वह अच्छा खासा रिस्पांस मिला, तो आज मैं स्कैम की बात कर ही लेता हूं और विनोद राय के उस माफीनामे की बात में कर लेता हूं, बीजेपी की स्ट्रैटेजी की बात में कर लेता हूं। क्या स्ट्रैटिक प्लानिंग ये कर रहे हैं, क्या स्टैटिक रहेंगे या फिर कोई स्ट्रैटेजी है इनकी, ये भी मैं आपसे बातचीत करूंगा। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं दोस्त, दिल पे हाथ रख के मुझे बताइएगा कि कांग्रेस को कांग्रेस नहीं रहने में सबसे बड़ी मदद किसने की? जो आरटीआई का कानून 2005 में लागू किया गया था, उसकी वजह से आज वो आरटीआई इतना ज्यादा कमजोर कर दिया गया है कि आज के बाद अब देश में क्या घोटाला हुआ है, क्या घोटाला नहीं हुआ, ये मुझे और आपको कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि आरटीआई ही कमजोर कर दी है। अगर आप सरकार से किसी भी तरह के सवाल अगर पूछेंगे तो कह दिया जाएगा कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है, हम आपको नहीं बताएंगे। ध्यान रखिएगा कि मार्च में आरटीआई में संशोधन किया जाता है और अप्रैल में पीएम केयर फंड में घोटाला हो जाता है। जाके पूछ तो लीजिए साहब, उस पैसे का आपने कहां और कैसे इस्तेमाल किया। आप पूछ नहीं सकते क्योंकि इतना बड़ा स्कैम हो चुका है। कांग्रेस को बर्बाद करने में इसी आरटीआई का हाथ था। स्कैम पे स्कैम, स्कैम पे स्कैम, स्कैम पे स्कैम निकल के आ रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने उस आरटीआई को कमजोर नहीं किया था, क्योंकि मेरा और आपका हक था जानने का कि आखिर देश में चल क्या रहा है। राफेल में स्कैम हुआ कि नहीं हुआ, सरकार खुद बता देगी। क्या आप आरटीआई के माध्यम से जान सकते थे? लेकिन अब आप कहेंगे कि वैभव, यू आर साउंडिंग लाइक एंटायर मोदी। अरे नहीं दोस्त, मैं एंटायर डेमोक्रेसी हो जाऊंगा, एंटायर डेमोक्रेसी हो जाऊंगा, एंटायर लोकतंत्र हो जाऊंगा अगर ये आवाज मैंने आज नहीं उठाई। देखिए, यूपीओ में दवा करके घोटाले हुए थे। मैं मानता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी आप बहुत सज्जन हो सकते हैं, आप स्कैम नहीं कर सकते, चलो मान लिया, लेकिन भैया आपके मंत्रालय में जो खेल चल रहा है उस खेल के बारे में हमें क्या पता। आने वाली सरकार जब आएगी तो क्या वो इस आरटीआई में संशोधन करके दोबारा से वो हाथ आपको देगी कि हाँ भैया, कोई अगर आके पूछे कि इस मंत्रालय में इस डील में पैसा कहां कैसे खर्च हुआ है, क्या आपको और मुझे पता चलेगा? बिल्कुल भी, कभी भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि मोदी जी आप जो रास्ता दिखा के जा रहे हैं वो रास्ता भारत को बिल्कुल गड्ढे में ले जाएगा। आरटीआई में आप कुछ भी पूछ के देख लीजिए, अब आपको स्कैम के बारे में नहीं पता चलेगा। कांग्रेस के स्कैम थे, बस वहीं तक ही बात रह जाएगी, इसके आगे कुछ नहीं होगा। आपको एक बात मैं आपको बता देता हूं, चाहे कितना भी आप जोर लगा दीजिए, नेता कभी भी ईमानदार नहीं हो सकता भैया, वो खाएगा तो खाएगा। अब सिंपल सी बात यह है कि आपको यह भी पता होना चाहिए कि हां ऐसा कुछ हुआ है, वो बहुत ज्यादा गलत हुआ है। विनोद राय जी ने आकर के संजय निरुपम जी से माफी मांगी है, साफ तौर पर बोला है कि हां मेरे से गलती से आपका नाम आ गया था। पूरा केस आपको बताता हूं, और कांग्रेस को 2G स्कैम या कोल घोटाले में क्लीन चिट देने वाली बात नहीं है। विनोद राय ने साफ तौर पर डेफर्मेशन केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने बोला कि हां मेरे से गलती हो गई है, मैंने संजय निरुपम का नाम लिया है 2G घोटाले वाले स्कैम वाले बुक में। देखिए, हुआ यह था कि विनोद राय साहब ने सिंपल सी एक बात की थी, अपने किताब खोली थी, किताब खोलने के बाद उसमें जिक्र किया था, कई सारे नेताओं का दबाव था कि मनमोहन सिंह जी का नाम आप 2G स्कैम में मत डालना, कोल स्कैम में मत डालना, तो उसमें कई सारे नेताओं के नाम लिए गए थे, तो वहां पर संजय निरुपम का नाम था। 2014 में डेफर्मेशन केस लगा दिया गया और बोला कि आप झूठ बोल रहे हैं, इतने 1000 करोड़ की मानहानि। विनोद राय जो कि कैग थे, कैग का मतलब आपको पता, समझाऊंगा आगे कितनी बड़ी ताकत ये होती है, कि मैंने तो घोटाला नहीं किया और ना ही मैंने कभी कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम इसमें आना चाहिए। उस बात को स्वीकारा कि हां 2G स्कैम में संजय निरुपम का नाम नहीं है, और ना ही उन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम इसमें होना चाहिए। मैं बेशर्ते और मैं बिना किसी उस पे आकर के माफी मांगता हूं, संजय निरुपम जी मुझे माफ कर दो। इतने हल्के में आपने कहा कि माफ कर दो साहब, ये कहानी बहुत अलग जा रही है, इतना बुरा हाल है देश के अंदर। अब कांग्रेस वाले इस मुद्दे को उठा के कह रहे हैं कि देखिए किस तरह से इस कैग ये विनोद राय साहब ने कितना बुरा हाल किया था, कांग्रेस को फालतू ही बदनाम किया था। ना कोल का स्कैम हुआ, ना ही क्या कहते हैं 2G स्कैम हुआ, इससे
बदनाम करने वाली बात थी। अब बीजेपी को अब विनोद राय को आकर सार्वजनिक तौर पर टीवी दर टीवी आकर के साक्षात्कार देना होगा, आकर के उनको इंटरव्यू देना होगा और कहना होगा कि हां मैंने गलती कर दी। लेकिन दोस्त मैं आपको बता दूं, INI न्यूज़ इंडिया के आप दर्शक हैं, आपको यह पता होना चाहिए कि हां भैया कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया है कि हां 2G स्कैम में जितने भी आरोपी थे सब बरी हो चुके हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि क्लीन चिट मिल चुकी है, क्योंकि अभी CBI की विशेष अदालत फिर उच्च अदालत में गई है और दोबारा से कहा है कि इस जजमेंट को दोबारा से देखा जाए। यानी कि कांग्रेस को अभी भी उस केस, उस बात, उस जजमेंट, उस तारीख, उस डेट को अपने ध्यान में रखना होगा जब सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि हां आप 2G स्कैम तो हुआ ही नहीं था, अभी विचाराधीन चल रहा है, अभी क्लीन चिट मिली या नहीं मिली कहना बहुत जल्दीबाजी होगी। कई सारे लोग यह भी कह रहे हैं कि 5G के जमाने में 2G का स्कैम नरेंद्र मोदी और अमित शाह इसीलिए उठा रहे हैं ताकि कांग्रेस के घोटाले को उजागर किया जा सके। आपको एक बात मैं बता दूं दोस्त, ये हो क्यों रहा है। यूपी का चुनाव है, प्रियंका गांधी का एकदम स्ट्रेट ड्राइव, सिक्स, चौका, बोल्ड सब कुछ प्रियंका गांधी कर रही हैं। जितने विपक्ष लोग हैं सब डर चुके हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है करें तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। सिंपल सी बात है। अब देखिए कई सारे विश्लेषक ये कहते हैं कि कांग्रेस का जो पुराना 2G का घोटाला है, जो स्कैम है, उसको उठाया जाएगा, दिखाया जाएगा, लोगों के मन में बात आएगी कि कांग्रेस को अगर हमने चुन लिया तो साफ तौर पे घोटाला करने आ जाएंगे। 5G के जमाने में 2G वाली दलील नहीं चलेगी साहब, ये तो खैर बात आप समझ ली, जनता को समझ में आ जाएगा। लेकिन मुझे सबसे बड़ी आपत्ति यह है, इन्होंने स्कैम तो किए, लेकिन आपने ऐसा कौन सा बड़ा स्कैम कर दिया जो आपने RTI में ही आपने संशोधन कर दिया। आप ऐसा कौन सा स्कैम करने जा रहे हैं जो आपने RTI को ही संशोधित कर दिया। ना मैं जान सकता हूं, ना आपके दर्शक जान सकते हैं, ना आपके समर्थक जान सकते हैं, ना आपका कोई भी चाहने वाला जान सकता है। मोदी जी आपने एक वो मिसाल, एक वो बिसात बिछा दी है कि आइए सरकार में रहिए, घोटाला कीजिए। कितना बुरा हाल है दोस्त। अगर मैं ये बात को कहता हूं, बार बार कहता हूं, तो आप ये कहेंगे कि वैभव भाई आप जानबूझ करके सरकार को डिफेम कर रहे हैं। ऐसी तो कोई बात ही नहीं है दोस्त। जाकर के शक्ल एक बार आईने में देख लेना। खैरात में हमें या भिक्षा में हमें या फिर पड़ी हुई सड़क पे लोकतंत्र नहीं मिला साहब। इसके लिए हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर ने जान लगा दी साहब, 21-22 साल में फांसी की सूली पर चढ़ गए। लेकिन हम और आप यहां बैठ करके हम सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे हैं। आज भी हमें कहता है कि कांग्रेस ने स्कैम तो कर दिया साहब, ठीक है कर दिया, लेकिन भविष्य में जो स्कैम होंगे ना मुझे पता होगा, ना आपको पता होगा, और ना ही सरकार आकर के ही बोलेगी हम तो स्कैम करने वाले हैं ही नहीं, संशोधन करो फिर पुरानी वाली स्थिति में ले गया। नहीं भाई साहब, सब मिलकर खाएंगे, लूटेंगे, साफ तौर पे चलेगा। इस बात को आप समझते हैं। विनोद राय का माफी मांगने का मतलब आप समझते हैं। ये विनोद राय को हम बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते हैं। कैग की रिपोर्ट, आखिर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। इस कैग की रिपोर्ट आखिर लीक कैसे हुई? इस कैग की रिपोर्ट को लीक करने का फायदा विनोद राय को क्या हुआ? अब मुझे बताइए, क्योंकि अगर ऐसी बातों का जवाब नहीं मिला तो मेरा और आपका बिल्कुल भरोसा जो लोकतंत्र पे था, लोकतंत्र तांत्रिक जो व्यवस्थाएं हैं, जो उन पर हमारा जो आपका भरोसा है वो चकनाचूर हो जाएगा, टूट के छिन्न भिन्न खिन्न हो जाएगा। लेकिन सवाल का जवाब देना होगा। और उस रिपोर्ट को लीक करने के पीछे का मकसद क्या था? अगर मकसद जैसा कि कांग्रेस पार्टी कहती है कि विनोद राय की फर्जीवाड़े से शुरू हुआ था, अन्ना का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन और डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे ईमानदार पीएम को बदनाम करने का पाप किया था, तो CAG ने तो फिर विनोद राय की माफी को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। CAG या जो भी संवैधानिक संस्थाएं जिन पर लोगों का भरोसा करते हैं, किसी राजनीतिक पार्टी का टूलकिट नहीं बनना चाहिए। यह सवाल आप देखिए। CAG का मतलब अपॉइंटमेंट हमारे देश के प्रधान प्रेसिडेंट करते हैं, 65 साल तक होता है और 6 साल का टेन्योर इनका होता है। अगर किसी CAG को अगर आप हटाएंगे भी तो इम्पीचमेंट कहते हैं उसको। कहते हैं कि आपको इम्पीचमेंट यानी कि जो वो सारी कार्रवाई करनी होंगी कैग को हटाने के लिए, जो आप कार्रवाई करेंगे प्रेसिडेंट को और सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए, इम्पीचमेंट। समझ रहे हैं इस बात को? डोनाल्ड ट्रंप इम्पीचमेंट, कुछ याद आया? अगर आप देश का कानून पढ़ेंगे, आर्टिकल 124 के बाद पढ़ना शुरू करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। आज रवीश कुमार का जिक्र करना तो बनता है और प्रासंगिक भी है। देखिए, रवीश कुमार हमेशा से विनोद राय के एक बार टारगेट पे लिया, कहा कि देखिए ए राजा बाहर आ चुके हैं, 2G स्कैम पे किताब आपने लिखी है और जितने भी आरोपियों बरी हो चुके हैं, आप ऐसा कीजिए, आप बाहर आइए, आप टीवी पे पहुंचिए और कहिए कि मेरे से गलती हुई है और फलान ढिमकान जो सारी बातें वो कहिए। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि रवीश कुमार ने एक बार बहुत
बढ़िया तंज कसा और उन्होंने कहा था कि विनोद राय जी, जो 11,000 करोड़ का जो फर्जीवाड़ा हुआ है ना, उस फर्जीवाड़े के बारे में तो कम से कम दर्शकों को बता दीजिए कि आप क्या कोई दूसरी ऐसी डायरी लिख रहे हैं जिसमें आप इस फर्जीवाड़े के बारे में लिखेंगे। देखो दोस्त, आपको पता होना चाहिए कि जो ये कैग होता है, ये सरकार के, सेंटर के और स्टेट गवर्नमेंट के बुक्स को ऑडिट करता है। जितनी भी आपकी स्टेट गवर्नमेंट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज होती हैं और केंद्र की इंडस्ट्रीज होती हैं, इन सब का लेखा जोखा ये रखती है। कौन? कैग रखती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर एक पैसे की हेरा फेरी है तो समझ सकते हो कि भैया क्लास लग जाएगी। आपको मैं याद दिला दूं, देखिए दोस्त, कभी भी याद रखिएगा कि जितने भी घोटाले होते हैं ना, वो अलायंस वाले गवर्नमेंट में होते हैं। एक कांग्रेस वाला मैं आपको बता देता हूं, बीजेपी में तो खैर ये स्थिति तो हमें पता चल नहीं रही। हम ये मान के चलेंगे कि बीजेपी की जो सरकार है पूर्ण बहुमत है, तो जो अलाइड जो उनकी पार्टी है, तो वो उनको मजबूर नहीं करेगी कि भैया अगर आपने मेरा ये वाला प्रोजेक्ट में कोई जांच बैठाई या फिर आपने या फिर इस बात को आगे नहीं बढ़ने दिया तो हम आपका साथ छोड़ देंगे और आपकी सत्ता, आपकी पार्टी गिर जाएगी, वे दोबारा चुनाव लड़ो। बीजेपी के साथ ऐसा नहीं है। विकास के लिए पूर्ण बहुमत की आवश्यकता है, लेकिन इतना ज्यादा विकास भी मत कराइए साहब कि 40 की सीट पे आपने कांग्रेस को ला करके छोड़ दिया। अरे साहब, 150 तक कम से कम पहुंचा दिए होते तो कम से कम विपक्ष तो मजबूत होता। और अगर विपक्ष मजबूत होता तो साहब जितने भी आप आलतू फालतू जो बिल देख रहे हो ना, ये पास होते चले गए और सड़क की जाम आपने करवा दी, तो साहब ये दिन आपको देखने नहीं पड़ते। मैं आपको एक बात बताता हूं, जब हमारे सीजेआई दीपक मिश्रा पर कांग्रेस एक इंप्रीचमेंट लेकर के आई थी कि इनको भैया हम हटाना चाहते हैं, तो 40 सीटें तो आपके पास तो थी, आप तो वैसे भी नहीं कर पाते भैया। 2/3 तो बहुमत आपके पास होना चाहिए था, कांग्रेस के पास था नहीं, वो कुछ कर नहीं पाए और सीधे बैठकर चले गए। ऐसे ही मैं आपसे कहता हूं, बार बार कहता हूं कि अगर आपको विपक्ष देना है तो शून्य कभी मत कीजिए। और अगर देश में आपको स्कैम से रोकना है, आपको जो भी चाहिए, लेकिन हमारे देश का विपक्ष 150 सीट से कम नहीं होना चाहिए। कांग्रेस ने वो एड़ी चोड़ी का जोर लगा लिया, लेकिन 40 सांसद लेके आप कहां से अब 2/3 बहुमत लेके साबित करेंगे कि इंप्रीचमेंट इनको हटा देंगे, दूसरे व्यक्ति को लेकर के ये काम गलत कर रहे हैं। इस बात को आप समझते हैं। देखो, देश की ब्यूरोक्रेसी पे कभी मेरा सवाल नहीं रहा, लेकिन आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि देश की ब्यूरोक्रेसी अपने फुल पोटेंशियल के साथ काम नहीं कर सकती, क्योंकि नेताओं का दबाव होता है, कॉमन सेंस है और बहुत सारी बातें। उमा भारती जी का मैं आपको वो बयान याद दिला देता हूं, जहां उमा भारती जी साफ तौर पे कहा था, इनको तो जूते की नोक पे रखते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं और कहते हैं कि हमारा पोस्टिंग उस क्षेत्र में करा दो। ये तो औकात इन्होंने हमारी ब्यूरोक्रेसी की बना रखी है। इनकी काबिलियत पे कौन शक कर सकता है साहब? ना आपको शक करना है, ना आपको शक करने देना है। अब आपको एक बात बता दूं, ब्यूरोक्रेट जितने भी हैं उनको डर होता है कि अगर मैंने कुछ ऐसा किया तो मेरी सैलरी रुक जाएगी, मेरा ट्रांसफर बहुत दूर कर दिया जाएगा, अपने परिवार से मैं दूर हो जाऊंगा, तमाम सस्पेंड हो जाऊंगा, करियर मेरा खराब हो जाएगा। इस डर की वजह से वो खुलकर के भी गलत फैसले को लेने पर मजबूर हो जाता है, या फिर उस फैसले को इस तरह से बना देता है कि जो उनके आका कह रहे हैं वो बात माननी पड़ेगी, क्योंकि उनके साथ ये कुछ हो सकता है जो मैंने कुछ 3 सेकंड पहले बताया। लेकिन हमारे देश के जजेस हैं, जो कैग है, जितने भी ये लोग हैं, इनको डर किसी बात का नहीं, क्योंकि इनकी ना सैलरी सरकार रोक सकती है, क्योंकि इनका अलग से कंटिजेंसी फंड होता है कि देश में आपका पैसा तो रुक जाएगा साहब। जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, क्लास ए क्लास बी, जितने भी आप लोग हैं, आपके पैसे कट जाएंगे, आपके पैसे रुक जाएंगे, लेकिन देश का जो सुप्रीम कोर्ट है, जितने जजेस हैं, इनके पैसे कभी नहीं रुकते हैं, क्योंकि इनका अलग से कंटिजेंसी फंड होता है, खुद ही नियुक्त करते हैं, खुद ही पैसा देते हैं। हमें देश के सीजीआई की अगर आप सैलरी देखेंगे तो कितनी है? 2.85 लाख पर मंथ। और हमारे जजेस की सैलरी कितनी है? 2.5 लाख हमारे जजेस की सैलरी है। इनको डर नहीं है, ट्रांसफर का डर नहीं, पैसा कटने का डर नहीं, इसलिए 56 इंच के सीने के साथ ये लोग काम करते हैं। इस बात को महसूस आप करेंगे। मोदी सरकार ने कोशिश की थी, अब आप मत कहिएगा, सारे फैक्ट आपको पता होने चाहिए। देश की मोदी सरकार ने एक बात की थी और ये कहा था कि साहब अब हम नियुक्ति करेंगे, अब हम ट्रांसफर करेंगे, अब हम पैसा देंगे। ये लॉ लेकर के आए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे बोला कि जी क्या कर रहे हो भैया, आप लॉ लेकर के आएंगे, हम तो रद्द कर देंगे। तो हम रद्द हमने कर दिया। लो, अब आप जो लॉ लेकर आए वो पूरी तरह से खारिज और रद्द कर दिया। नहीं, देखो सरकार का मकसद क्या था? सरकार का सिर्फ यही तो मकसद था कि भैया हम सामने क्या है, हम ट्रांसफर करेंगे डरेंगे, हम पैसा रोकेंगे डरेंगे, तमाम तरह से सस्पेंड करेंगे तो डरेंगे, अपने हिसाब से कंट्रोल करेंगे। तो एक कानून को रद्द किया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट कानून बनाता नहीं, वो रद्द कर देता है। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जो कुछ जजमेंट होते हैं, वो जजमेंट आने वाले केसेस में एक नजीर के तौर पे पेश किए जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कौन से आपको गैंगरेप याद होगा, निर्भया कांड होगा, फांसी याद होगी,
अब आगे भविष्य में ऐसा कभी होगा तो ये नज़ीर पेश की जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फलाना केस में फांसी की सजा दी थी, इसके तहत हम मांग करते हैं, तो वो एक नज़ीर बन जाती है, कानून वो फिर भी नहीं बनता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। हमने सब कुछ तो खो दिया दोस्त। मैं बात अभी कंप्लीट कर देता हूं। कांग्रेस में सबसे ज्यादा तो घोटाला 2G स्कैम का जो मैं आपको बता रहा हूं वो ए राजा साहब ने किया था। तो ए राजा साहब कांग्रेस के नहीं थे, वो एलाइड के थे, यूपीए के थे, है ना, घोटाला किया। लेकिन भैया अगर आप अपनी उपलब्धि को दिखाएंगे तो आपको यह भी तो कहना पड़ेगा कि हाँ हमारी सरकार से घोटाला हुआ है, ये तो आपको कहना पड़ेगा ना साहब। तो ठीक है, तो वो कांग्रेस के साथ एलाइड थे, ए राजा का भी हम कांग्रेस का जोड़ करके देख रहे हैं और उसी की वजह से घोटाले हुए थे, लगातार घोटाले हुए थे, बारंबार घोटाले हुए थे। और जानबूझ करके ये लोग कमेटी और जांच नहीं बैठा सकते क्योंकि इनको पता था कि अगर इनमें से कोई पार्टी चली जाएगी, इनके सहारे तो हम 273 प्लस पहुंचे हैं, अगर ये पीछे हट जाएंगे तो हमारी सरकार टूट जाएगी, दोबारा चुनाव में जाओ पता सरकार मिले ना मिले। इसी दबाव की वजह से ये लोग कार्रवाई नहीं कर सके थे। इस बात को आप समझ रहे हैं। मुझे लगता है इससे बेहतर तरीके से आपको कोई नहीं समझा सकता। आज मैंने पूर्ण कोशिश की है कि आपको वो सारी बात समझा सकूं जो बात आपको समझनी है। पहली कि आपको विपक्ष मजबूत देना है। आरटीआई ने अब ऐसा कर दिया कि आने वाले स्कैम को आप नहीं देख सकते। 50-60 साल तक तो कुछ नहीं आपको समझ में आएगा कि देश के अंदर क्या होने जा रहा है। अभी अंटू पंटू वाली बात मेरे सामने मत कीजिएगा। अगर बात अगर आपको कहनी है तो तथ्य के रूप में रखिएगा। स्कैम होते थे, स्कैम हो रहे हैं, मुझे नहीं पता। आरटीआई डाल के पता तो चलता था क्या हो रहा है। अब राष्ट्र सुरक्षा में डाल देंगे सारी बातें। i9 न्यूज़ इंडिया / डालिएगा आरटीआई। वीडियो मैं बना चुका हूं। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।